किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हरियाणा के करनाल जिले में पहुंच गए हैं। हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती की। देखिए, प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती जो कम लागत और ज्यादा मुनाफा देती है। कहते हैं कि जीरो बजट वाली खेती। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को किसान भाई किस तरह से साकार कर रहे हैं, इस पर आज चर्चा करने के लिए करनाल पहुंच गए हैं। चलिए जानते हैं इससे पहले कि प्राकृतिक खेती है क्या, इसके बारे में हमारा किसान कितना जानता है। एक नजर प्राकृतिक खेती पर। प्राकृतिक खेती एक प्राचीन कृषि पद्धति जिसे अपनाकर हमारे पूर्वज लंबे समय से इस खेती को करते आए हैं। सरकार राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में प्रशिक्षित करने का काम कर रही है और उन्हें जरूरी सहायता भी प्रदान करती है। नतीजतन आज देश में बड़ी संख्या में अन्नदाता प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ने लगे हैं। नेचुरल फार्मिंग से खेत के मित्र कीटों का संरक्षण होता है। प्राकृतिक खेती का मतलब कृषि लागत कम, मुनाफा ज्यादा होता है। इससे उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। प्राकृतिक खेती से सिंचाई के बीच के अंतर को बढ़ाया जा सकता है। पर्यावरण की पूर्ण सुरक्षा होती है। उत्पाद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होते हैं। प्राकृतिक खेती न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती है, बल्कि ये पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। तो देखा आपने कि प्राकृतिक खेती अब हर घर पहुंच रही है। आपने देखा कि प्राकृतिक खेती को हमारा अन्नदाता अपना रहा है। तो चलिए इन्हीं खेतों और खलिहानों से होते हुए गांव में किसानों के पास चलते हैं और आज चर्चा करने वाले हैं प्राकृतिक खेती को लेकर। तो खेतों और खलिहानों से चौपाल चर्चा की ओर हमारे एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत की एक नई मिसाल को बुनियाद पर लाने के लिए पहली पंक्ति पर हमारा किसान और अन्नदाता बैठा हुआ है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है करनाल से आ रही है। हमारे जो अन्नदाता है अब अपने घरों से निकलकर विज्ञान का हाथ थाम चुके हैं। विज्ञान के सहारे से प्राकृतिक खेती को, अपने जीवन को बढ़ावा दे रहे हैं। नए नए स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं। तमाम कृषि विज्ञान के केंद्र हमारे साथ जो है अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसान भाई हमारे बीच बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं उनसे ही शुरुआत करूंगी। सबसे पहले सर आप खड़े हो जाइए। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनुज कुमार है और मैं प्रधान वैज्ञानिक हूँ भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में। यहाँ अगर मैं देखा जाए तो चावल जो है यहाँ पर होता है सदियों से, लेकिन अगर हम नई टेक्नोलॉजी की बात करें, नए बीजों की बात करें, तो क्या उस तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल, हर वर्ष बहुत सारी किस्में आती हैं, चाहे धान की हो चाहे गेहूं की हो, और उसको लगाने के बहुत सारी तकनीकें हैं। तो उसमें जो ये मंच है प्राकृतिक खेती को लेकर के, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को जागरूक कर सकें कि कैसे हम इनपुट के लोड को कम कर सकें ताकि उनका खर्चा बच सके और पैदावार में भी कोई नुकसान ना हो। तो इसको लेकर के बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, खास करके प्राकृतिक खेती की करनाल जिले में विशेष रूप से। जी, प्राकृतिक खेती, क्या हम पूरी तरह पूरे करनाल की बात करें, प्राकृतिक पर आ सकते हैं? आ तो सकते हैं, किसी भी जिले में आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये निर्भर करता है कि सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि जितनी भी धान्य फसलें हैं, जो प्रारंभिक हमारे अनुसंधान कहते हैं कि शुरू के 1-2 साल में जरूर उसके उत्पादन पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है, कुछ कम आता है। तो कई बार किसान उसको मान के तैयार नहीं होता है, और चूंकि खेत का मालिक किसान है, हमारे कहने से नहीं होता है। अगर किसान नहीं तैयार होगा तो खेती हम नहीं करा सकते। लेकिन निश्चित तौर पर कृषि महकमा, हमारा जो राज्य कृषि विभाग है या कृषि विज्ञान केंद्र है, या जितने भी हमारे फसल से
संबंधित संस्थाएं हैं, सभी लोग अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, जो सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं उसके माध्यम से हम किसानों तक जा रहे हैं। और गांव-गांव में अब शुरुआत हो गई है, लेकिन निश्चित तौर पे उसके फ़ायदे जब तक किसान को नहीं दिखेगा तब तक पूरी तरह से तो हम नहीं जा पाएंगे। फायदों में सबसे पहले आता है मार्केट, कि किसानों को अगर प्राकृतिक मार्केट मिल जाए, कि जो हमने लगाया हमारा एक अलग मार्केट हो। नंबर 2, हमने अभी फिलहाल कौन कौन से बीज जो है इंट्रोड्यूस करवाए हैं? देखिए, जनरली हम लोग कहते हैं कि प्राकृतिक खेती में जो हमारी पारंपरिक बीजें हैं उनको हम प्रयोग में लाएं तो उसमें पैदावार कम नुकसान होता है। जैसे हमारी जो भी टॉल वैरायटीज़ हैं, जो लंबी वैरायटी है, खास करके बासमती में अगर आप बात करें CSR 30, अगर जीरी में जाएं तो वैरायटी ऐसी है जो लंबी है, या 1509 है, 1121 है, तो इसमें नुकसान थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड वगैरह में जाना चाहते हैं तो उसमें इनपुट ज़्यादा लगता है, तो उसमें नुकसान ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो हम लोग भी संभल के चल रहे हैं कि उन्हीं किस्मों को हम किसानों को बता रहे हैं लगाने के लिए जिनमें उत्पादन का लॉस जो है या उसका जो हानि है वो कम हो। और जो आपने एक बात कही मार्केट की, तो मुझे लगता है कि अब तक तो इवॉल्व उतना नहीं हुआ है मार्केट। मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा आज प्राकृतिक खेती हो रही है और वहाँ तो चावल की 2-2 फसलें होती हैं, तो वहाँ एक मार्केट बन गया है। हिमाचल में एक अच्छा मार्केट बन गया है, गुजरात में भी सरकार के प्रयास से एक अच्छा मार्केट विकसित हुआ है। अभी हरियाणा में थोड़ा सा ये इवॉल्विंग स्टेज पे है, धीरे धीरे निकल के आ रहा है। तो जिस दिन ये निकल के आ जाएगा और किसान को अपने उत्पाद प्राकृतिक या जैविक के नाम से बेचने की छूट होगी और उसको एक प्रीमियम प्राइस मिलेगा, तो किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में किसान करने से हिचकिचाएगा नहीं जी। तो यानी कि अगर हम किसानों को, जो किसानों की मांग है वो पूरी कर दे तो प्राकृतिक खेती पर आ जाएगा। सब बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर पंकज कुमार सारस्वत, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल से, और इस कार्यक्रम में आपका सभी का स्वागत है। आज कृषि विज्ञान केंद्र पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी कड़ी बन गया है किसानों के लिए, अवेयरनेस प्रोग्रामों के माध्यम से अब किसान समझ पाया है कि हमें खेती कैसी करनी चाहिए। तो प्राकृतिक खेती के लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग जो है किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में हो रही है? देखिए, मैं अभी डॉक्टर अनुज साहब ने जो बात कही उसी में और आगे बताऊं कि प्राकृतिक खेती बड़ी विज्ञान सम्मत है, और विज्ञान का जब साथ मिलता है तो कोई भी चीज़ आगे बढ़ने में, फ़ायदा देने में देर नहीं लगाती है। और उसके लिए किसानों की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है दक्षता, माने कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका प्रशिक्षण। तो वो हम कृषि विज्ञान केंद्र में बड़े विधिवत तरीके से ले रहे हैं और किसान उसमें प्रशिक्षण में आते भी हैं। हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती की यूनिट भी है, सारे अवयव हैं, उन सबको हम बनाते हैं, दिखाते हैं, 4 दिन की 5 दिन की प्रशिक्षण देते हैं। और करनाल में किसान बिल्कुल जब विधि सम्मत, विज्ञान सम्मत उससे तैयार होते हैं तो वो उन चीज़ों कर भी रहे हैं, प्रदर्शन भी लगते हैं, और उनको ख़ास तौर से कुछ खास चीज़ों में इन चीज़ों का फ़ायदा भी मिलता है, अवेयरनेस बढ़ रही है। कृषि विज्ञान केंद्र में फिलहाल कौन कौन सी यूनिट मौजूद हैं कि केवल सिर्फ किसान प्राकृतिक खेती नहीं है, नए नए स्टार्टअप में जा रहा है, बकरी पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, आपकी मधुमक्खी पालन, जो मैं देख रही हूँ आपके पूरे क्षेत्र में कुछ नए नए यूनिट दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे गिनवाएंगे कौन कौन से हैं? हमारे संस्थान में, इस परिसर में जो है, सबसे पहले तो जो प्रशिक्षण में जितने लोग आते हैं उनके लिए हमारी इस फार्म में फसल उत्पादन इकाई है, बीज उत्पादन इकाई है, उद्यानिकी है, मधुमक्खी पालन है, उसके अलावा केंचुआ खाद्य उत्पादन इकाई है, मछली पालन की व्यवस्था है। ये सारे के सारे अवयव ऐसे हैं जो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग, समन्वित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, उसको टिकाऊ बनाए रखने के लिए बड़े आवश्यक हैं। वो सारी यूनिट हमारे पास हैं। साथ ही साथ हमारा संस्थान का इतना बड़ा परिसर है, उसमें पशुधन उत्पादन प्रबंधन और डेयरी उत्पादन, दूध प्रोसेसिंग, वो सारी व्यवस्थाएं भी हैं प्रशिक्षण के लिए, वो सब मुहैया होती हैं। जी। किसान सिर्फ खेती के, यानी कि धान और गेहूं लगाने वाला, क्या अब हॉर्टिकल्चर में, पशुपालन में, बाकी तमाम यूनिट जो आपने कहा कि स्टेब्लिश है, उसकी तरफ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि हमारे ज़िले की जो ताकत है वो किसान, और उस किसान के द्वारा जो परंपरागत तौर पर जो स्थापित पद्धतियां हैं उनमें उसके नवाचार भी हैं, और साथ ही साथ जो सहायक धंधे हैं, जैसे धान गेहूं या पारंपरिक खेती के साथ साथ सब्जियों की खेती पर हैं, उसके साथ मधुमक्खी पालन में भी हैं, उसके साथ फिशरीज पालन में भी हैं। हमारे करनाल ज़िले से पद्मश्री अवार्डी किसान भी हैं श्रीमान सुल्तान सिंह जी, और बाकी किसान भी हैं जो मछली पालन में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ उद्यानिकी में ख़ास तौर से सब्जियों में ज़्यादा आगे हैं।
जी। और पशुधन उत्पादन में और डेयरी उत्पादन में। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो अधिकारियों से मैं सवाल लूं, लेकिन उससे पहले जो प्राकृतिक खेती करने वाले हमारे जो अन्नदाता है उनसे बात कर लेती हूँ। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार पांचाल, नेचुरल फार्मिंग मास्टर ट्रेनर, गांव टीकरी, जिला करनाल। नाम को इतना बड़ा कर लिया कि नेचुरल फार्मिंग भी अपने पीछे लगा दिया, क्या बात है, ये पहचान है आपकी। हाँ जी, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ नेचुरल फार्मिंग का, और मैं पिछले 5 सालों से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। और 1 एकड़ में मैंने मल्टी क्रॉप मल्टी लेयर पे काम किया हुआ है। एक समय 1 एकड़ से हम 15 से 20 सब्जियां हर समय अवेलेबल रखते हैं अपने, और खुद मार्केटिंग करते हैं, खुद प्रोसेसिंग करते हैं, खुद ही अपनी मार्केटिंग करके। खुद मार्केटिंग कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, क्योंकि पीछे बहुत सारे किसान हैं वो टकटकी लगाकर आप ही को देख रहे हैं, और हमारे जाते ही आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हमें भी बताइए कि 1 एकड़ में आप ऐसा क्या लगाते हैं, किस तरह से लगाते हैं। मैं सीजनली जितनी भी सब्जियां हैं तकरीबन सीजन के अनुसार सब मल्टी क्रॉप में काम करता हूं। एक जगह जैसे अकेली फसल नहीं लगाते हम, नीचे हल्दी लगा दी, स्ट्रेचर बना के उसके साथ हल्दी के साथ ही हमने धनिया लगा दिया, पालक, मेथी, जो कम जड़ वाली है, जो ऊपर की सतह की उपजाऊ लेती है, और उसी के साथ घिया, तोरी, करेला लगा देते हैं, वो बम्बू पे चढ़ा देते हैं। और सीजनली हमने चारों तरफ बफर जोन बना के अपनी, और उसमें सीजनली फ्रूट लगाए हुए हैं 18-19 प्रकार के। और वो जैसे जैसे चीज़ें जाती है, हमने पूरे ककनाल में नहीं, हमने मरलों के हिसाब से बनाए हुए हैं। और वो हम जैसे डिमांड हमारी एक फसल सब्जी खत्म हुई, जैसे पालक की, तो आगे तैयार होती रहो, हम हफ्ते वाइज उतनी आगे बढ़ाते रहते हैं, ताकि ग्राहक को भी हर समय मिले और हमारे को भी हर समय पैसा आता रहे। जी, यानी कि डेली इनकम वाला आप काम कर रहे हैं। डेली इनकम है, प्राकृतिक तरीके से पूरा 100% नेचुरल। और हमारी तीनों महकमों में ज़मीन की मिट्टी टेस्टिंग होती है। जब शुरू से मैंने की थी तो उस टाइम मेरे ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.24 था, और आज मेरी ज़मीन 5 साल के अंदर रिच कैटेगरी में है। अब मैं हाइब्रिड बीज भी लगा रहा हूँ, तो वो भी बम्पर पैदावार देते हैं, जबकि रासायनिक से भी ज़्यादा पैदावार होती है उसमें। हाँ जी। खाद कौन सी डालते हैं, कौन कौन सी खाद घर पे बनाते हैं आप? हम लिक्विड फॉर्म में जीवामृत प्रयोग करते हैं, और सॉलिड फॉर्म में हम अपना घन जीवामृत करते हैं। जी। ये सब कुछ कहाँ से सीखा आपने? ये मैंने केवी के अपने यहाँ से NDRI से सीखा, करनाल से, और यहाँ से मैंने करके और फिर किया। उसके बाद मैं गुरुकुल भी गया देखने, और जो मेरे से सीनियर हैं उनके खेतों पे भी जाके देखा कि भाई वाकई में संभव है कि नहीं। तो ये 100% संभव है। शुरू में कम अभाव की जानकारी की वजह से थोड़ी सी फसल डाउन होती है, लेकिन हमने अपनी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति के अनुसार वो फसलें लगाओ जो कम उपजाऊ में भी ज़्यादा पैदावार दे दें। तो हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के आप आत्मनिर्भर किसान जीरो बजट वाली खेती कर रहे हैं। देखो, जीरो बजट तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें लेबर कॉस्टिंग काफ़ी आती है। अच्छा। लोग हर्बिसाइड का स्प्रे कर देते हैं, 1000-2000 में उनका काम चल जाए, लेकिन वही काम हम जब खुरपी से निलाई गुड़ाई कराते हैं लेबर से, लेबर की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है इसमें, और वो भी शुरू में आती है। उसके बाद जैसे हमारे पौधे ग्रोथ कर लेते हैं तो नीचे वो हमने फिर उसकी कोई परवाह नहीं होती। पहली 2 खुदाइयों में जो खर्चा आता है, तो वो खर्चा अपनी मेहनत है, बाकी कोई एक्स्ट्रा बाजार पे हम डिपेंड नहीं है। अच्छा, ये बताइए, रासायनिक खेती वालों में इनकम ज्यादा है या प्राकृतिक खेती? देखो, रासायनिक का तो हमने पहले किया, पहले हम रासायनिक ही करते थे, लेकिन वो तो हमारी छोटी सोच है। हम जिस दिन फसल आओ उस दिन की तो देख लेते हैं ईल्ड ज़्यादा, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारा खर्चा कितना हो गया उसमें। और हम सब्जी पे अपना काम कर रहे हैं, हमने बाजार से कुछ नहीं लाना। मैं छोटा किसान हूँ, सिर्फ मैं गुड़ और बेसन लाता हूँ, नहीं तो सब अपना है, अपना बीज, अपना खाद, अपने खेत, बाहर से कुछ कोई बाजार पर हम डिपेंड नहीं है। एक बार तालियां भाई प्राकृतिक खेती के किसान के लिए। बहुत अच्छा, बैठ जाइए, धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा, पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों,
जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी चर्चा हरियाणा से हो रही है, प्राकृतिक खेती पर हो रही है, क्योंकि अब वक्त आ गया है। हमने कोरोना जैसी बीमारियों का सामना किया है, अब जाग गया हमारा विज्ञान, अब जाग गया हमारा किसान कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना है, उस पर बात करें। सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर गोपाल सांकला, अध्यक्ष विस्तार विभाग जी। तो क्या कुछ रहता है आपका, आपकी तरफ से देखना किसानों के लिए? में किसानों का है, जैसे हम लोग जैसे प्राकृतिक खेती है उसका हम जैसे हमारे जितने भी गांव उनमें उनका प्रचार और प्रसार करते हैं, अवेयरनेस कार्यक्रम करते हैं। हाँ। और किसान काफ़ी जैसे विशेष तौर से सब्जियों के बारे में, क्योंकि सब्जियों में इस इलाके में देखा गया कि सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। हाँ जी। और वो मतलब बहुत हार्मफुल है। हाँ। तो अभी किसानों को धीरे धीरे जागरूक कर रहे हैं और किसान जागरूक भी हो रहे हैं। और स्पेशल तौर से सब्जी जो है अपने घर के लिए तो लगाए रहे हैं, और जो उत्पादन जैसे जैसे उनकी लर्निंग हो रही है वैसे वैसे लोग वो अडॉप्ट कर रहे हैं। और थोड़ी इस तरह के कुछ किसान है जो सब्जी लेके मार्केट में भी आ रहे हैं। करनाल में यानी कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी सब्जियां ज़्यादा होती हैं? इसमें सभी तरह की सब्जियां होती है, जैसे गोभी भी है, लौकी भी है, अपने जो खीरा भी है, जैसे शिमला मिर्च भी है, और मतलब लगभग यहाँ सारी सब्जियां होती है, रबी और खरीफ की सभी जी। जो सभी किसान भाई करते हैं। और टमाटर खूब होता है यहाँ पे, मूली खूब होती है, मेथी, धनिया, सारी जितनी सब्जियां होती है सब मोस्टली होती है। और दिल्ली आज़ादपुर मंडी को सप्लाई होती है ज़्यादातर। तो अवेयरनेस जो कार्यक्रम आप करते हैं, क्या प्राकृतिक खेती की तरफ किसान जा रहा है या अभी भी उतना ही पैसा? नहीं, बिल्कुल जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। और धीरे धीरे, क्योंकि देखो किसान को चेंज करने में थोड़ा सा समय लगता है। हाँ। उसको डर है कि मेरा नुकसान नहीं हो जाए। जैसे सभी वक्ताओं ने कहा है कि शुरू में इसकी आमदनी कम होती है। हाँ। थोड़ा सा लर्निंग के लिए भी है, तो धीरे धीरे किसान जैसे ट्रेनिंग भी ले रहा है, कृषि विज्ञान केंद्रों से ट्रेनिंग ले रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र इस पर काम भी कर रहे हैं, वैज्ञानिक भी प्राकृतिक खेती पे काम कर रहे हैं। और जो जितनी भी तकनीकें हैं वो सारी स्टैंडर्डाइज हो रही है, और किसान लोगों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और धीरे धीरे ये मैं देख रहा हूँ कि बढ़ोतरी हो रही है इसमें। अवेयरनेस कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से किसानों तक पहुंचते हैं? सीधा और आसान माध्यम क्या है किसानों तक पहुंचने का? सबसे पहले तो हम लोग जैसे प्रशिक्षण है ही, आपको जैसे बताया सबने। दूसरा, हम गाँव में जाते हैं और उनका जाके अवेयरनेस प्रोग्राम से इंटरेक्शन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, पंचायत के थ्रू करते हैं। दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप है वो करते हैं। दूसरा, हमारा SMS पोर्टल है वो भी करते हैं। तो इस तरह की जो मैसेज है। दूसरा, टेलीफोनिक है, जैसे टेलीफोनिक कई बार किसान का फ़ोन आ जाता है तो किसान पूछता है कई बातें, तो वो भी करते हैं। दूसरा, किसान ये पूछता है कि मुझे इसमें सब्सिडी मिलेगी, तो जैसे हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हरियाणा का, तो उसमें बहुत सारी स्कीम है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, तो उनको जागरूक करते हैं। तो धीरे धीरे किसान जा रहा है और उसका लाभ भी ले रहा है। यानी कि सरकार भी पूरी तरह से सहयोग कर रही है? बिल्कुल सहयोग कर रही है, किसान का बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग कर रही है इसमें। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी सर, आपसे सवाल लूंगी मैं। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर उत्तम कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र करनाल। और मैं कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि ये हमारा ऐसा क्षेत्र है कि खेती के साथ साथ सदियों से हम पशुपालन को भी साथ करते हैं। उससे हमेशा आमदनी बनी रहती है, क्योंकि फसल का तो 4-6 महीने में आएगा। लेकिन किसान भाई जो डेयरी फार्मिंग करते हैं तो उनका दूध बेचने से या उसके प्रोडक्ट बनाने से तो डेली की आमदनी भी होती है। तो उसमें जो हरा चारा उत्पादन हम करते हैं, पूरे साल करते हैं, तो अगर किसान के पास हम जब दूध उत्पादन का कार्यक्रम करते हैं लार्ज स्केल पे, तो उसमें क्या होता है कि दाने की भी आवश्यकता होती है पशु के रख रखाव के लिए। तो दाना की कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन छोटे स्केल पे करें तो अगर हम पूरे साल हरा चारा भी पशुओं को दें तो वो आपका रख रखाव के साथ आपका दूध भी देगा और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो हरा चारा अगर हम अपनाएं, और हम सदियों से हमारे बुजुर्ग भी करते आते थे कि नेचुरल घास जो है, आज भी कुछ गांव में आप देखते हैं औरतें अपने पशुओं के लिए सुबह सुबह निकल जाती हैं, नेचुरल घास लेकर आती हैं, उसमें कोई पेस्टिसाइड या कोई खाद नहीं डलता। ऐसे किसान अगर आज भी खेती करेंगे तो नेपियर ग्रास है या मक्का है, रिजका है, बरसीम है, ये ऐसी फसलें हैं कि अभी भी बिना खाद के हो सकती हैं, पेस्टिसाइड के। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसका माध्यम है कृषि विज्ञान केंद्र और दूसरे हमारे विस्तार विभाग और राज्य सरकार की कुछ स्कीम
है कि भाई आप इसको बढ़ावा दें। और ये कृषि विज्ञान केंद्र करनाल तो मैम ऐसा है कि यहाँ तो ट्रेनिंग इतनी होती है कि लाइन लगी रहती है कि अभी भी कितनी एप्लीकेशन है और हम पूरी भी नहीं करा पाते। तो ये भारत सरकार को, जब से मोदी सरकार आई तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। वैसे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र बहुत पुराना 1976 या 78 में है। पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1976 में पांडिचेरी में बना था, उसके बाद हमारा है। तो यहाँ पे बहुत ट्रेनिंग कार्यक्रम चलते रहते हैं। और ख़ास तौर से अब नेचुरल फार्मिंग आचार्य देवव्रत जी ने जब से मोर्चा संभाला तो हरियाणा में बहुत इसकी लगन हो गई है मैम। क्या बात है, बैठिए, बहुत धन्यवाद, अच्छी जानकारी दी आपने। जी माता जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा देवी है। उषा देवी। जो महिलाएं घर गृहस्थी संभालती हैं वो आज चौपाल में हरियाणा में किसानों के बीच बैठी हुई है। ये भी एक विकास है, ये भी एक परिवर्तन है। आज आप कृषि विज्ञान केंद्र आई है, हाँ जी। क्या सीखने आई है? बकरी पालन के उसमें। गोट फार्मिंग, हाँ जी। बकरी पालन। हाँ जी। बकरी पालन क्यों करना चाहती है आप? हम भी कुछ बढ़ावा करना चाहते हैं इसलिए। अपने जीवन में? हाँ जी। तो बकरी पालन तो अब सीखेंगे, लेकिन इससे पहले आप क्या कर रही है? बस घर गृहस्थी संभाल रहे थे उस टाइम। खेती बाड़ी है? खेती बाड़ी थोड़ी बहुत ही है। थोड़ी बहुत ही है। हाँ जी। तो आज बकरी पालन की ट्रेनिंग कौन कौन लेने आया घर से? मेरे हस्बैंड और मैं हैं जी। कितने दिन हो गए? आज तीसरा दिन है जी, 5 दिन की ट्रेनिंग है। तो 3 दिन में उतना सीख लिया कि बकरी पालन कर सकते हैं शुरू? भी थोड़ा बहुत तो सीख भी रहे हैं, थोड़ा बहुत सीख भी लिया। अच्छा। हाँ जी। तो आपको मालूम है सरकार इसमें क्या मदद करेगी आपको, जब अगर आप गोट फार्मिंग शुरू करेंगे? सरकार जो मदद करेगी, करना चाहेंगे करेंगे। तो आपने ये अब तय कर लिया कि बकरी पालन आप शुरू करेंगे? हाँ जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो अब हमारी महिलाएं अपने जीवन में बदलाव करने के लिए इन्होंने ये ठान लिया है कि ऐसे घर गृहस्थी संभालने से कुछ नहीं होगा। कृषि विज्ञान केंद्र है, खेती बाड़ी को सीखना है, वो चाहे आप स्टार्टअप के तौर पर मछली पालन, मुर्गी पालन, कुछ भी कर सकते हैं। और भी हमारे यहाँ पर अन्नदाता बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, आज मैं पूजा जी को कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के बीच देख रही हूँ। आप आज यहाँ क्यों आई है? जी मैम, गोट फार्मिंग ट्रेनिंग के लिए। गोट फार्मिंग ट्रेनिंग के लिए? मैम। आपको याद है पूजा जी, एक वक्त था जब लोग कहते थे कि बकरी पालन, यानी कि जिसके घर में बकरियां हैं उसके घर में शादियां नहीं हुआ करती थी। आज गोट फार्मिंग एक बिजनेस बन गया है। हर कोई यहाँ, जितने भी यहाँ किसान बैठे हैं, सब कुछ गोट फार्मिंग करने के लिए आए हैं। कितने दिन हो गए आपको? हाँ, तीसरा दिन है मैम। तीसरा दिन है। तो आपकी ट्रेनिंग कितने घंटे की होती है, किस तरह से होती है, थोड़ी समझाइए। ये हम 9 बजे से 9:30 बजे यहाँ आ जाते हैं, तो 1 बजे तक हमारी ट्रेनिंग होती है। जी। जी मैम। तो उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, सिखाते हैं? जी मैम। क्या क्या सिखाते हैं? बकरी से के भी बारे में? आते हैं मैम डॉक्टर। हाँ, तो वो भी सिखाते हैं हमें कि बकरी कौन सी होनी चाहिए, कौन सी नस्ल की हमें पालनी चाहिए, क्या क्या खिलाना चाहिए, उनका रख रखाव कैसा होना चाहिए, प्लस उनके अंदर क्या क्या डिसीज लगती हैं, और बाकी इनकी जो मतलब वेस्टेज होता है, इनसे हमारा प्राकृतिक खेती में काम आता है। मतलब हमें साथ साथ पशुपालन भी करना चाहिए, प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिलता है इससे मैम। तो अब कब से शुरू कर रहे हैं आप गोट फार्मिंग, बकरी पालन? तो मैम इसके बाद करेंगे, ट्रेनिंग के बाद मैम। सोच लिया? जी मैम। इसके अलावा और क्या करती हैं आप? घर गृहस्थ? हाउस वाइफ हूँ मैम। हाउस वाइफ है? जी। अब थोड़े दिन के बाद में आप बिजनेस वुमन या बन जाएगी। जी मैम। चलिए बैठिए, धन्यवाद। एक बार तालियां भाई हमारी महिलाओं के लिए। देखिए, हिंदुस्तान के वो अन्नदाता है जो सदा से, सदियों से खेती करता आया है, लेकिन विज्ञान का हाथ थामना उन्होंने अब शुरू कर लिया है। विज्ञान के साथ जुड़कर स्मार्ट खेती की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए स्मार्ट खेती आज के समय की मांग है। अगर आप एक ही खेती पर निर्भर रहेंगे तो आप कभी भी उस तरह की खेती नहीं कर सकते जो दूसरे को खेती को देखकर आप ये कहते हो कि खेती में बहुत ज़्यादा इनकम है। वाकई में खेती में बहुत ज़्यादा इनकम है अगर आप विज्ञान के साथ, केवीके के साथ जुड़कर अगर खेती करते हो। तो वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन यही नहीं रुकेंगे, हरियाणा में है, एक और चर्चा करेंगे, एक और विज्ञान को लेकर साथ चलकर बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है सरकार की योजनाएं घर घर पहुँच रही हैं, सरकार की तमाम सुविधाएं किसानों तक पहुँच रही है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।